हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू वन न्यू क्लास। पीवाईक्यू सीरीज़ में आपका स्वागत है। पिछले सेशन में हमने किया था पीसीएस 2021 प्रीलिम्स का पेपर। उसी श्रृंखला में आज हम करेंगे पीसीएस 2020 का पेपर। देखिए, पीसीएस 2023 के लिए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगा के जाना मस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप छोड़ नहीं सकते हैं। और पिछले 1-1.5 साल में जितने भी पेपर कमीशन ने कंडक्ट किए हैं उनको तो आप बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकते हैं। आपको डायरेक्टली 10 से 15 सवाल मिलेंगे, ठीक है। तो उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। पहला प्रश्न है, प्राचीन इतिहास से निम्नलिखित में से किस वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती कहा गया है? तो ये कहा गया है इक्ष्वाक वंश के शासकों को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। थोड़ी डिटेल देख लेते हैं। इक्ष्वाक वंश के शासकों को पुराणों में श्री पर्वती का मतलब होता है श्री पर्वत का शासक, तथा आंध्रभृत्य यानी कि आंध्रों का नौकर कहा गया है। क्या कहा गया है? श्री पर्वती कहा गया है और आंध्रभृत्य कहा गया है। पहले वे सातवाहनों के सामंत थे, किंतु उनके पतन के बाद उन्होंने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर दी। इस वंश का संस्थापक अगर बात करें तो श्री शांतमूल था। तो इक्ष्वाक वंश के संस्थापक कौन थे? श्री शांतमूल। दूसरा प्रश्न है, मौर्य काल में एग्रोनोमई ठीक है, अधिकारी निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित था? ये हमको बताना है। तो उसका संबंध था मार्ग निर्माण से, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेकिन इसमें एक ट्विस्ट ये है कि इसमें उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने जो अपनी उत्तर कुंजी जारी की थी उसमें विकल्प बी को सही उत्तर माना था, यानी कि उनका मानना है कि प्रशासन प्रबंध से संबंध था एग्रोनोमई का, ठीक है। तो अगर ये क्वेश्चन रिपीट होता है तो आपको आंसर लगाना है इसमें ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि आयोग इसी आंसर को मानेगा। बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न पे। तीसरा प्रश्न है, एक तरफ महाजनपद दिए हुए हैं, दूसरी तरफ राजधानी बतानी है, उनकी क्या थी? तो मत्स्य की राजधानी थी विराटनगर। तो ए का हो गया 3। कुरु की राजधानी अगर मिलाई जाए तो कुरु की राजधानी हो जाएगी इंद्रप्रस्थ। तो बी का 4। सूरसेन जो है वो मथुरा के साथ राजधानी थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी थी मथुरा। तो सी का 1 और अस्मक की पोतन, ठीक है। तो डी का 2। तो 3-4-1-2 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आएंगे चौथे नंबर प्रश्न पे। चौथा नंबर प्रश्न हमारा है कथन और कारण का। कथन क्या कह रहा है? कथन कह रहा है, हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजवंशों की अपेक्षा अधिक जानकारी है। हमें चोलों के विषय में उनके पूर्ववर्ती राजा जो हुए उनसे ज़्यादा जानकारी मिलती है। तो कथन सही है। कारण क्या है? चोल शासकों ने मंदिरों की दीवारों पर अभिलेख उत्कीर्ण करने का चलन प्रारंभ किया, जिनमें उनकी विजयों के ऐतिहासिक विवरण दिए जाते थे। तो कारण भी सही है। तो ए और आर दोनों सही है और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पाँचवें नंबर प्रश्न पे चलेंगे। पाँचवा नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय पुरातत्ववेत्ता ने पहली बार भीमबेटका गुफा को देखा और उसके शैलचित्रों को प्रागैतिहासिक महत्व का खोजा? तो इसका आंसर हो जाएगा वी.एस. वांककर, ठीक है, वी.एस. वांककर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। छठवां नंबर प्रश्न है, हड़प्पा पूरा स्थल एक तरफ दिए हुए हैं, दूसरी तरफ संघ राज्य क्षेत्र और भारत के राज्य दिए हुए हैं। तो कौन सा स्थल किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में है, ये हमको बताना है। तो अगर बात करें हम बालू की, ठीक है, तो बालू हो जाएगा हमारा हरियाणा। ए का 3। मांडा की बात करें तो मांडा जम्मू कश्मीर में। तो बी का 2। पाडरी की अगर बात करेंगे तो पाडरी हो जाएगा गुजरात में और हुलास हो जाएगा उत्तर प्रदेश में, ठीक है। तो हुलास उत्तर प्रदेश में, पाडरी गुजरात में। तो 3-2-4-1 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 7वां नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए हुए कोड का सही उत्तर चुनना है ये हमको, ठीक है। तो पहला कथन क्या है? पहला स्टेटमेंट है, मुल्तान के सूर्य मंदिर का उल्लेख वेंसांग, अबू जईद, अल मसूदी तथा अल बरूनी ने किया। बिल्कुल सही है। दूसरा क्या है कि सांबपुर यात्रोत्सव सूर्य पूजा से संबंधित था। ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर प्रश्न हमारा है, 8वां नंबर प्रश्न बताना है कौन सी सभ्यता में कौन सा कार्य जो है वो किया जाता था, ठीक है। तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी कैसी थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता हमारी नगरीय सभ्यता थी। तो ए का हो गया 4। उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो उत्तर वैदिक समाज में चारागाह। तो बी का 1। उत्तर वैदिक समाज की बात करें तो कृषक थे, ठीक है। सिंधु घाटी सभ्यता हो गई हमारी नगरीय सभ्यता, उत्तर वैदिक समाज हो गया हमारा कृषक समाज, और ऋग वैदिक समाज जो था वो था चारागाह, और मध्यकाल की बात करें तो जमींदारी, ठीक है। तो क्या हो गया? 4, 3, 1 और 2। तो 4, 3, 1, 2 ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, नीचे दिए हुए कथनों में बताना है कि कथन और कारण में क्या सही है। तो कथन क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता एवं परिवर्तन के तत्व मूर्त रूप से पाए जाते हैं। बिल्कुल सही है कथन कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की प्रकृति में निरंतरता और परिवर्तन मूर्त रूप से पाए जाते हैं। और कारण क्या कह रहा है कि भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में निम्न राजनीतिक कार्यशैलियों जैसे आधुनिक शैली, परंपरागत शैली और संत शैली के तत्व समाहित हैं। तो ये भी बिल्कुल सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वें नंबर प्रश्न पर चलेंगे। मध्यकालीन इतिहास से है ये। अक्सला सैपेल की 1748 की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है, ये हमको बताना है। तो ये प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति हुई। तो बिल्कुल सही है। अंग्रेजों को मद्रास पुनः प्राप्त हो गया। ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 2 दोनों सही हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। डिटेल देख लेते हैं। अक्सला सैपेल की संधि 1748 में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया, ठीक है। जो अक्सला सैपेल की संधि थी 1748 से ही ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया। दूसरा, यूरोप का युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो गया। 11वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित ग्रंथों पर विचार करना है और उनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। फतवाए जहादारी, पृथ्वीराज रासो, किताबुल हिंद और तबकाते नासिरी। तो देखिए इसमें सबसे पहले हो जाएगा किताबुल हिंद, ठीक है।
उसके बाद हो जाएगी पृथ्वीराज रासो दूसरे नंबर पे, तीसरे नंबर पे आ जाएगी हमारी तबकाते नासिरी, और फिर आ जाएगी फतवाए जहांगीरी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 2 4 1, 3 2 4 1, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब इसकी देख लेते हैं किसने कौन सी पुस्तक लिखी है। तो फतवाए जहांदारी पुस्तक लेखक हैं जियाउद्दीन बर्नी। फतवाए जहांदारी पुस्तक के लेखक कौन है? जियाउद्दीन बर्नी। और पृथ्वीराज रासो लिखी है चंदवरदाई ने। किताबुल हिंद की बात करें तो ये लिखी है अलबरूनी ने। और तबकाते नासिरी की बात करें तो मिनहाज उल सिराज, ये इनका ग्रंथ है। लेखकों को भी आप ध्यान रखिएगा, पूछ लेता है कभी कभी लेखक। अगला प्रश्न है 1687 में जब औरंगजेब ने गोलकुंडा किले पर अधिकार किया, उस समय गोलकुंडा का शासक कौन था? तो उस समय गोलकुंडा का शासक था अबुल हसन कुतुब शाह, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 13 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो पहला कथन है कि अकबर ने लड़के और लड़कियों के विवाह की आयु निर्धारित करने का प्रयास किया था, बिल्कुल सही है। और कथन नंबर 2 है कि अकबर ने लड़कियों के अभिभावकों को दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। तो दोनों कथन बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, बादशाह अकबर ने लड़कों के लिए कम से कम 16 वर्ष तथा लड़कियों के लिए 14 वर्ष विवाह की आयु निर्धारित की थी। इसने लड़कियों के अभिभावकों के दबाव से अलग स्वयं की इच्छा से विवाह करने की स्वतंत्रता दी थी। 14वां नंबर प्रश्न है, सही सुमेलित करने के लिए एक तरफ अधिकारी दिए हुए हैं, दूसरी तरफ उनके कर्तव्य दिए हुए हैं। तो दीवाने तन क्या था कि ये जहांगीर व वेतन को संभालते थे। ये अधिकारी जो होते थे दीवाने तन इनको कहा जाता था, और इनका काम होता था जागीर व वेतन को देख रेख करना। मुस्तारफी की बात करें अगर, तो मुस्तारफी का काम क्या था? राज्य की आय व्यय का निरीक्षण करना। ठीक है। और मुस्रिफ का काम होता था कार्यालय को संभालना, मुस्रिफ का काम होता था। और वकियानवीस का काम होता था प्रमुख घटनाओं व फरमानों को जारी करना। तो क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा 3412, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 15वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो शेख मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेर से संबंधित है, बिल्कुल सही है। शेख बुरहानुद्दीन गरीब, ये दौलताबाद से है, बिल्कुल सही। शेख मोहम्मद हुसैनी, ये गुलबर्गा से, ये भी सही है। लास्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया, ये मुल्तान नहीं बल्कि दिल्ली से संबंधित है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी ही हमारा सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा सारे सही सुमेलित हैं। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 16वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो ये किया गया था सहाब नहर को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न फिर से देखेंगे, निम्नलिखित में से किस मुगलकालीन नहर का निर्माण फिरोज शाह की रजबवाह को पुनर्जीवित करके किया गया? तो सहाब नहर को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। 17वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन किताब नौरस नामक पुस्तक का लेखक है? तो इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय ने किताब लिखी है किताब नौरस, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय बीजापुर सल्तनत के शासक थे, इन्होंने किताब नौरस नामक पुस्तक दक्कनी भाषा में लिखी थी। अगला प्रश्न है, आधुनिक इतिहास से सिक्किम का भारत में विलय किसने किया, ये बताना है। तो ये किया था लॉर्ड डलहौजी ने, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सिक्किम जो नेपाल और भूटान राज्यों के मध्य स्थित एक छोटा सा राज्य था, उसके राजा पर यह दोष लगाया गया कि उसने 2 अंग्रेज डॉक्टरों के साथ दुर्व्यवहार किया। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में उस राज्य के कुछ दूरवर्ती देश, जिसमें दार्जिलिंग भी सम्मिलित था, को भारत में मिला लिया गया। ठीक है। 19वां नंबर प्रश्न हमारा है, निम्नलिखित नेताओं में कौन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ये कर लीजिएगा आप, भाग नहीं लिया। ठीक है, तो इसमें भाग किसने नहीं लिया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्योंकि महात्मा गांधी जी ने, यही गोलमेज सम्मेलन था जिसमें भाग लिया, सरोजिनी नायडू भी थी और पंडित मदन मोहन मालवीय भी थे। तो 7 सितंबर 1931 से 1 दिसंबर 31 तक चले द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी ने कांग्रेस के एकमात्र प्रतिनिधि के रूप में हिस्सा लिया। इसके अलावा सरोजिनी नायडू तथा मदन मोहन मालवीय ने भी इस सम्मेलन में हिस्सा लिया। एनी बेसेंट ने भी इस सम्मेलन में भाग लिया थे। गांधी जी के साथ उनके सचिव महादेव देसाई, प्यारेलाल तथा मीराबेन और देवदास गांधी भी लंदन गए थे। तो यहाँ पर आप नहीं कर लीजिएगा कि द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग नहीं लिया। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। 20वां नंबर प्रश्न हमारा है, एक तरफ पुस्तक दी हुई है, दूसरी तरफ लेखक दिए हुए हैं, बताना है कि किस पुस्तक को किसने लिखा है। द स्टोरी ऑफ माई डिपोर्टेशन। ठीक है, तो ये किताब लिखी है लाला लाजपत राय ने। ए का हो गया 3। गीता रहस्य की बात करें तो ये लिखी है बाल गंगाधर तिलक ने, तो बी का 4। अ नेशन इन मेकिंग सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सी का 1। और इंडिया विंस फ्रीडम, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो 3-4-1-2, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्रोनोलॉजी आपसे लगाने को बहुत पूछता है मैथ द फॉलोइंग में, तो आप क्रोनोलॉजी को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। ठीक है, और कौन सी किताब पुस्तक, ये सारे टॉपिक ऐसे हैं जिनको आप विशेष रूप से ध्यान देंगे। अगला प्रश्न है 21वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की? तो ये की थी हैदर अली ने। 1755 में डिंडीगुल मैसूर में एक आधुनिक शस्त्रागार की स्थापना की थी हैदर अली ने, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, 1742 में वेंकट राय के नेतृत्व में मैसूर सेना ने डिंडीगुल पर विजय प्राप्त की, और 1755 ईस्वी में मैसूर महाराज ने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली ने डिंडीगुल भेजा गया। मैसूर के जो महाराज थे उन्होंने स्थिति को संभालने के लिए हैदर अली को डिंडीगुल भेजा, और 1755 में हैदर अली ने डिंडीगुल पर अधिकार कर लिया। ठीक है, और इस किले को एक सैन्य चौकी के रूप में बदल दिया। बाद में हैदर अली मैसूर का वास्तविक शासक बन गया, और 1777 में उन्होंने पुरसीन मीर साहब की डिंडीगुल का गवर्नर नियुक्त किया गया। बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। 22वां नंबर प्रश्न हमारा है कथन और कारण का, ये हमको बताना है। तो कथन क्या कह रहा है कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्था की थी, बिल्कुल सही है।
और कारण क्या बता रहा है कि इससे भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए, ये भी सही है। तो ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे बहुत प्रश्न पूछते हैं, इसलिए हम इसकी डिटेल थोड़ी देखेंगे कि ब्रिटिश सरकार ने भारत के अलग अलग भूभागों में भू राजस्व की अलग अलग व्यवस्थाएं लागू की। ये व्यवस्थाएं कौन सी थी? तो स्थायी बंदोबस्त, रैयत वाली व्यवस्था और महाल वाली व्यवस्था। स्थायी बंदोबस्त व्यवस्था कहाँ कहाँ लागू हुई थी ये देखेंगे, तो बंगाल, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश के वाराणसी तक के क्षेत्र में लागू थी स्थायी बंदोबस्त, और ये पूरे भारत के लगभग 19% भूभाग को कवर करती थी। बात करेंगे रैयत वाली व्यवस्था की, तो ये सबसे ज़्यादा 51% भाग पर यह लागू थी, जिसमें मद्रास, बंबई के कुछ हिस्से, पूर्वी बंगाल, असम और कुर्ग यानी आधुनिक कर्नाटक का एक भाग है, वहाँ तक लागू थी। उसके बाद आता है महाल वाली पद्धति, ये लगभग जो है 30% भाग में लागू थी, जिसमें आता था उत्तर प्रदेश, मध्य प्रांत, पंजाब, ठीक है, कुछ परिवर्तनों के साथ अलग जगहों पे भी लागू थी। अतः इससे स्पष्ट है कि भारतीय किसानों में अलग अलग वर्ग बन गए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। 23वां नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 23वां नंबर हमारा प्रश्न है भूगोल से, बताना है निम्नलिखित जनजातियों में से कौन सा भारत के अंडमान निकोबार द्वीप समूह की मूल निवासी नहीं है। तो रेंगमा वहाँ की मूल निवासी नहीं है। इसके अलावा हालचू, सोमपेन और ओंजे ये वहाँ की मूल निवासी हैं, जबकि रेंगमा जो है वो एक नागा जनजाति है और नागालैंड और असम में पाई जाती है। ठीक है। 24वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी एक नदी हिमालय पार यानी कि ट्रांस हिमालय नदी है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सतलज नदी जो है वो ट्रांस हिमालय नदी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 25वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। जनजातियाँ दी हुई हैं और उनकी अवस्थिति दी हुई है कि कौन सी जनजाति कहाँ पाई जाती है। तो अंगासी जो है वो नागालैंड में पाई जाती है, बिल्कुल सही। बीरहोर झारखंड में, बिल्कुल सही। खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश, खस जनजाति अरुणाचल प्रदेश में नहीं, ये उत्तराखंड में, हिमाचल प्रदेश में और जम्मू में पाई जाती है। ठीक है, तो यही हमारा गलत है। उसके अलावा टोडा जो है वो तमिलनाडु में पाई जाती है। तो ये तीनों सही सुमेलित है। ऑप्शन नंबर सी हमारा सही सुमेलित नहीं है। खस जनजाति जो है वो अरुणाचल प्रदेश में नहीं, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर राज्यों में पाई जाती है। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 26वां नंबर प्रश्न हमारा है झील और उनकी अवस्थिति बतानी है हमको कि कौन सी झील किस राज्य में है। तो साला झील की अगर बात करें तो साला झील है अरुणाचल प्रदेश में, तो ए का 1 हो गया। उसके बाद है बड़खल झील, तो ये हमारी फरीदाबाद हरियाणा में है बड़खल झील। लोकटक झील की बात करें तो ये मणिपुर में है, और काली वेली झील तो ये तमिलनाडु में है। तो ये सारे सही सुमेलित हैं, 1, 2, 3, 4। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 27वां नंबर, नीचे दिए हुए कथनों के बारे में बताना है, कथन और कारण। तो कथन क्या कह रहा है कि अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है। ठीक है, अहमदाबाद भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र है, ये गलत है। हमारा कथन हमारा गलत है। कारण क्या है कि अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्र में स्थित है, इसलिए कच्चे माल में कोई समस्या नहीं है। तो ये बिल्कुल सही है कि भारत में प्रमुख जो है अहमदाबाद भारत के प्रमुख कपास उत्पादक क्षेत्रों में शामिल है और यहाँ कच्चे माल की कोई समस्या नहीं है, ये तो सही है। लेकिन सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो गया, ए गलत है और आर सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर हम बात करें सबसे बड़े केंद्र की, तो भारत में सूती वस्त्र उद्योग का सबसे बड़ा केंद्र मुंबई महाराष्ट्र है। उसके बाद आता है अहमदाबाद का स्थान। अहमदाबाद का भारत के प्रमुख कपास उत्पादन क्षेत्रों में स्थिति होने के कारण इसे कच्चे माल की कोई समस्या नहीं होती है। 28वां नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सी भारत की नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ये बताना है हमको। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिमाद्री श्रेणी जो है वो सबसे नवीनतम है। इसके अलावा अरावली, पश्चिमी घाट और विंध्य श्रेणी जो है ये हमारी प्राचीन पर्वत श्रृंखलाएं हैं। 29वां नंबर प्रश्न हमारा है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। खनिज दिए हुए हैं और उत्खनन शहर दिए हुए हैं। तो तांबा चित्रदुर्ग, तो तांबा चित्रदुर्ग में नहीं मिलता है, ये गलत हो गया हमारा। लौह एस बेलारी में मिलता है, सही है। उसके बाद आ जाते हैं मैग्नीज की, तो मैग्नीज भीलवाड़ा में नहीं मिलता है। तो एक बॉक्साइट हमारा कटनी में मिलता है, बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 यही हमारा आंसर हो जाएगा, 1 और 3। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर तांबे और इसकी बात करें मैग्नीज की, तो देखिए तांबा जो है वो हमारा राजस्थान से ही मिलता है, भीलवाड़ा एरिया से। और मैग्नीज की बात करें तो ये भी जो है मैग्नीज भी हमारा मिलता है चित्रदुर्ग से। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे। कश्मीर घाटी स्थित है, तो कश्मीर घाटी किन श्रेणियों के बीच स्थित है ये बताना है। तो पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है कश्मीर घाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कश्मीर घाटी पीर पंजाल और हिमाद्री पर्वत श्रेणियों के मध्य स्थित है। कश्मीर घाटी जम्मू कश्मीर में है और पीर पंजाल मध्य हिमालय में अवस्थित है। महान हिमालय को ही हिमाद्री पर्वत श्रेणी कहा जाता है। अगला प्रश्न है 31वां नंबर, यमुना नदी की निम्नलिखित सहायक नदियों पर विचार कीजिए, उन्हें पश्चिम से पूर्व की ओर क्रम में व्यवस्थित करना है। पश्चिम से पूर्व की ओर व्यवस्थित करना है और ये यमुना की सहायक नदियों की बात कर रहा है। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले आके मिलेगी कौन सी, तो ये इधर मिलेगी चंबल। ठीक है, चंबल के बाद आएगी हमारी सिंध, सिंध के बाद आ जाएगी बेतवा, सिंध बेतवा और फिर उसके बाद आएगी केन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा चंबल, सिंध, बेतवा, केन, यानी कि 4, 3, 1, 2। ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 32वां नंबर, कोलकाता बंदरगाह से अगरतला के लिए पहली बार मालवाहक जहाज जुलाई 2020 में बांग्लादेश के निम्नलिखित में से किस बंदरगाह से होकर भेजा गया। तो ये करंट ओरिएंटेड प्रश्न हो गया, तो इसको हम छोड़ेंगे। ठीक है, 33वें नंबर प्रश्न पे आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। देश है और लौह खनिज उत्पादक क्षेत्र है। तो कजाकिस्तान में जो है कौन सा लौह उत्पादक खनिज क्षेत्र है, तो वह है कारागंडा। ठीक है, ये हमारा सही सुमेलित है। यूक्रेन की बात करें तो प्रिवेई राग, ये भी बिल्कुल सही है। जर्मनी नॉर्मैंडी में नहीं है, फ्रांस में है। ठीक है, तो ये गलत हो गया हमारा। ऑप्शन नंबर सी। फ्रांस की बात करें तो पायनेज, ये भी बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यही हमारा सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बाकी सारे जो है सही सुमेलित हैं। नॉर्मैंडी जो है वो जर्मनी में नहीं बल्कि फ्रांस में है।
34वां नंबर प्रश्न है, विश्व के निम्नलिखित प्रदेशों में से किसमें खट्टे रसीले फलों का उत्पादन बहुत विकसित हुआ, ये हमको बताना है। तो वो क्षेत्र हो जाएगा भूमध्य सागरीय प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कहाँ? क्योंकि यहाँ जो है ऐसी जलवायु पाई जाती है उपोष्णकटिबंधीय जो खट्टे फलों के लिए बहुत उपयोगी होती है। अगला प्रश्न है 35वां नंबर, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करना है और उष्णकटिबंधीय चक्रवात दिए हुए हैं, दूसरी तरफ देश दिए हुए हैं, ये बताना है कि कौन सा चक्रवात किस देश में आता है। ठीक है, तो अगर बैगुओ की बात करें तो ये फिलीपींस हो जाएगा, तो ए का हो जाएगा 3। ठीक है, हरिकेन की बात करें तो हरिकेन संयुक्त राज्य अमेरिका। ठीक है, विली विली की बात करेंगे तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, और टाइफून की बात करेंगे तो ये हो जाएगा चाइना। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 3 4 2 1, 3 4 2 1, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 36वां नंबर प्रश्न है, डार्लिंग श्रृंखला ऑस्ट्रेलिया के निम्नलिखित तटों में से किस पर अवस्थित है, तो ये अवस्थित है दक्षिण पश्चिमी तट पर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 37वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंद महासागर से संबंधित है, तो ये हो जाएगी अगुलहास धारा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगुलहास धारा ये हिंद महासागर से संबंधित है। 38वां नंबर प्रश्न है, नृजातीय समूह है और देश हैं, तो ये बताना है कि कौन सी नृजातीय समूह जो है किस देश से संबंधित है। तो यहूदी कहाँ पाई जाएगी, तो इजराइल में, तो यहूदी इजराइल, ए का 4। ठीक है, टेडा की बात करें तो टेडा जो है वो लीबिया में पाई जाएगी, वो हो गया बी का 3। बेजा की बात करें तो बेजा मिस्र की है, तो सी का 1। और लुर की बात करें तो ये ईरान की है। ठीक है, तो 4 3 1 2, 4 3 1 2, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 39वां नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो मोरक्को की राजधानी है रबात, बिल्कुल सही है, मोरक्को की राजधानी रबात है। ट्यूनीसिया की ट्यूनिस है, ये भी सही है। अल्जीरिया की अल्जीयर्स है, ये भी सही है। केप वर्डे ये बमाको की राजधानी नहीं है केप वर्डे, बल्कि माली की राजधानी है। ठीक है, बमाको जो है वो माली की राजधानी है, और केप वर्डे जो है ये प्रायः केप वर्डे की राजधानी एवं सबसे बड़ा शहर है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही सही सुमेलित नहीं है, इसके अलावा सारे सही सुमेलित हैं। 40वां नंबर प्रश्न है, दक्षिण अफ्रीका का पोस्टमार्बुर्ग और उसका समीपवर्ती क्षेत्र निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक है, तो ये मैग्नीज का प्रमुख उत्पादक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 41वां नंबर प्रश्न है, पर्वत बताने हैं कौन से देश में कौन सा पर्वत अवस्थित है, ये बताना है। तो एटलस पर्वत जो है वो हमारा मोरक्को में है, एटलस पर्वत मोरक्को में है, तो ए का हो गया 4। कलिमंजारो की बात करें तो ये तंजानिया में है, तो बी का हो गया 3। चिम्बा रोजो की अगर बात करें तो चिम्बा रोजो हमारा हो गया इक्वाडोर में। ठीक है, तो सी का हो गया 2। और पेरिनीज की बात करें तो ये हो गया फ्रांस और स्पेन। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 42वां नंबर, मलेशिया की किंटा घाटी किस लिए प्रसिद्ध है, तो ये प्रसिद्ध है टिन उत्पादन के लिए, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन देशों से होकर भूमध्य रेखा नहीं गुजरती है, ये हमको बताना है। नहीं गुजरती है गैबॉन, सोमालिया, भूमध्य रेखी गिनी और रवांडा। ठीक है, तो देखिए भूमध्य रेखा जो नहीं गुजरती है वो गिनी से और रवांडा से, इन दोनों देशों से भूमध्य रेखा नहीं गुजरेगी, इसके अलावा गैबॉन से और सोमालिया से गुजरेगी। तो आंसर हो जाएगा हमारा 3 और 4, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है 44वां नंबर प्रश्न है, पर्यावरण से राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा किस वर्ष में लागू किया गया, तो ये लागू हुआ वर्ष 2019 में। राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम केंद्र सरकार द्वारा वर्ष 2019 में लागू किया गया, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 20वीं सदी के 80 के दशक में मध्य विकास के नकारात्मकता पर विस्तार से चर्चा की गई है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उनमें महत्वपूर्ण नहीं है, ये हमको बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राजनीति और विकास। ठीक है, 46वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1987 में संयुक्त राष्ट्र में पर्यावरण से संबंधित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया, उसमें क्या सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर जो है चर्चा हुई, तो वो प्रतिवेदन क्या था ये हमको बताना है। तो उस प्रतिवेदन का नाम था अवर कॉमन फ्यूचर। ठीक है, अवर कॉमन फ्यूचर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 47वां नंबर प्रश्न है, वर्ष 1962 में प्रकाशित पुस्तक साइलेंट स्प्रिंग जिससे विश्व पर्यावरणीय आंदोलन को गति मिली, तो इसके लेखक कौन है साइलेंट स्प्रिंग के, तो वो हैं रेचल कार्सन, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक वन्य प्राणियों के विलुप्तीकरण का प्रमुख कारण नहीं है, तो जनसंख्या में तीव्र वृद्धि ये इसका कारण नहीं है, इसके अलावा प्राकृतिक आवास का नष्ट होना, जंगलों में आग लग जाना और वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार, ये सभी कारण हैं। जनसंख्या की तीव्र वृद्धि से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है करंट से है, इसको छोड़ेंगे हम। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय उद्यान और किस राज्य में स्थित है, ये हमको बताना है। तो इंद्रावती की बात करें तो इंद्रावती हो जाएगा हमारा छत्तीसगढ़, तो ए का हो गया 4। मोल्लेम की बात करें तो मोल्लेम हो जाएगा हमारा गोवा, तो बी का हो गया 3। कलेसर की बात करें तो कलेसर हो गया हमारा हरियाणा, तो सी का 1। और बेतवा की बात करेंगे तो बेतवा हो गया झारखंड, तो डी का 1। तो 4 3 2 1, 4 3 2 1, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन के हिसाब से। लेकिन ये यहाँ पर इन्होंने कमीशन ने इस क्वेश्चन को बाहर कर दिया था, क्योंकि जो है कारण क्या है कि जो ये राष्ट्रीय उद्यान है, उस जो भारत के राष्ट्रीय उद्यान है 104 राष्ट्रीय उद्यानों की सूची में बेतवा का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, तो इसलिए जो है इस क्वेश्चन को उन्होंने बाहर कर दिया। अगले प्रश्न पे चलेंगे। 51वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। ठीक है, तो देखिए इसमें ऑलरेडी लिखा हुआ है, प्रोजेक्ट टाइगर हमारा 1973, प्रोजेक्ट हाथी हमारा 1992, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 और जैव विविधता अधिनियम वर्ष 2002 में। ठीक है, तो आंसर यहाँ से आप मैच कर सकते हैं आसानी से। वन्य जीव अधिनियम 1972 यानी कि 3 1 2 4, 3 1 2 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा।
अगले प्रश्न पे चलेंगे, एक पारिस्थितिकी तंत्र के विभिन्न घटकों से होकर पोषक तत्वों का गुजरना क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है जैव भू रासायनिक चक्र। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जैव भू रसायन चक्र। अगला प्रश्न है, हरित गृह ग्रीन हाउस इफेक्ट के अभाव में भू सतह का औसत तापमान होगा। अगर ग्रीन हाउस इफेक्ट समाप्त हो जाए तो भू सतह का तापमान कितना हो जाएगा? तो -18 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा। ये ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 54वां नंबर प्रश्न है, समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर बदलता रहता है क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है सीआर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पोषकीय सस्टेनेबल पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है? पोषकीय पर्यटन का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये हमको बताना है। तो इसका मुख्य उद्देश्य है सांस्कृतिक अखंडता और पारिस्थितिकी प्रक्रियाओं को बनाए रखते हुए पर्यटन और पर्यावरण प्रबंधन करना। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 56वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में पाई जाने वाली ग्रीन हाउस गैस नहीं है? ये हमको बताना है। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड ये प्राकृतिक रूप से वायुमंडल में नहीं पाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न पे आएंगे, सामान्यतः पर्यावरण को निम्न प्रकार से वर्गीकृत किया जा सकता है, निम्नलिखित में से कौन सा इस वर्गीकरण का अंश नहीं है? ये हमको बताना है, नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कट गया है पर प्रश्न में नहीं है लिखा हुआ है। तो भौतिक पर्यावरण होता है, जैविकी होता है, सांस्कृतिक पर्यावरण से लेना देना है, लेकिन परिचालन पर्यावरण जैसी कोई चीज़ नहीं होती है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए, सामान्यतः पर्यावरण को भौतिक पर्यावरण, सांस्कृतिक पर्यावरण और जो ये क्या कहते हैं बायोलॉजिकल इन्वायरमेंट यानी कि जैविकी पर्यावरण से में वर्गीकृत किया जा सकता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? ये किया था बेनेट ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बेनेट ने सबसे पहले पारिस्थितिकी संक्रमण अवधारणा को प्रस्तुत किया था। 59वां नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव होगा? निम्नलिखित में से कौन सा वैश्विक ताप वृद्धि का प्रभाव होगा, ये बताना है हमको। तो देखिए, समुद्री जल स्तर का बढ़ना ये होगा, हिमनदियों का पिघलना ये भी होगा, बीमारियों का फैलना निश्चित रूप से, प्रवाल भित्ति का विरंजन, तो सभी जो है इसमें वैश्विक ताप वृद्धि से प्रभावित होंगे। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 2 3 4 सभी जो है होंगे इसमें। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है और बताना है कि रियो पृथ्वी सम्मेलन ये कब हुआ, ये बताना है। तो रियो पृथ्वी सम्मेलन जो हुआ वो हुआ हमारा 1992 में। ठीक है, ब्रंटलैंड आयोग की बात करें तो ब्रंटलैंड आयोग हो जाएगा हमारा 1987 में। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल की बात करें तो ये भी हमारा 1987 में ही हुआ था। और द लिमिट टू ग्रोथ का प्रकाशन जो है वो हुआ हमारा 1972 में। ठीक है, लेकिन अगर ब्रंटलैंड आयोग की बात करें तो ये हमारा अप्रैल में ही हो गया था और जो मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल हुआ था वो हमारा हुआ था सितंबर में। ठीक है, तो अब इससे मिलाएंगे अगर तो ऑप्शन हो जाएगा 4 2 3 1। ठीक है, 4 3 2 1, तो ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 4 2 3 1। अगले प्रश्न पे चलेंगे। एक सेकंड, मिस्टेक हो गई, मैं आपको बताता हूँ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है 1989 में हुआ, यहाँ पे आप करेक्शन कर लीजिएगा। मैं फिर से लिख देता हूँ। रियो पृथ्वी सम्मेलन जो है, यहाँ देख लेते हैं, रियो पृथ्वी सम्मेलन वो 1992 में, द लिमिट टू ग्रोथ प्रकाशन हुआ था 1972 में, ब्रंटलैंड रिपोर्ट का प्रकाशन हुआ 1987 में और मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का प्रवर्तन हुआ 1989 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस राज्य का हिस्सा नहीं है? तो राष्ट्रीय चंबल अभ्यारण्य जो है वो हरियाणा का हिस्सा नहीं है, इसके अलावा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और राजस्थान का हिस्सा है वो। 62वां नंबर प्रश्न है, फायर अलार्म में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये हमको बताना है। तो इसमें उपयोग किया जाता है फोटोसेल का। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक एक थर्मोप्लास्टिक नहीं है? तो नियोग्रीन जो है ये इसका थर्मोप्लास्टिक नहीं है, इसके अलावा टेफ्लॉन, पॉलीस्टीरीन और पॉलीथीन ये जो है थर्मोप्लास्टिक हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न हमारा है कथन और कारण। तो कथन क्या कह रहा है कि सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है। ठीक है, सही है, सुक्रोज की अपेक्षा प्रतीप शर्करा अधिक मधुर होती है, मीठी होती है। कारण क्या दे रहा है? प्रतीप शर्करा को सुक्रोज के जल अपघटन से प्राप्त किया जाता है, तो ये भी बिल्कुल सही है, लेकिन कारण इसका ये नहीं बता रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 65वां नंबर प्रश्न है, धातु और उनको गुणधर्म के हिसाब से मिलान करना है। तो सोडियम की अगर बात करें तो सोडियम को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है, ए का हो जाएगा 4। ठीक है, पारा की बात करें तो कमरे के तापमान पर ये द्रव के रूप में रहता है, ये भी सही है। चांदी जो है वो विद्युत का अच्छा सुचालक होती है। और शीशे की बात करें तो शीशा ऊष्मा का कुचालक होता है। तो क्या हो जाएगा? 4 2 1 3, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पदार्थ नहीं है? तो इसमें कृत्रिम पदार्थ कौन सा नहीं है? फाइब्रोइन। फाइब्रोइन जो है ये कृत्रिम पदार्थ नहीं है, इसके अलावा लेक्सान, टेफ्लॉन और नियोप्रिन जो है वो कृत्रिम पदार्थ हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न पे आएंगे। तो 67 नंबर प्रश्न हमारा है, पदार्थ और उनके अनुप्रयोग के बारे में बताना है। तो नीला थोथा, ठीक है, नीला तोता की अगर बात करें तो वो एक कवकनाशी है, ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, मतलब ए का 2। उसके बाद इयोसिन की बात करें तो इयोसिन हो जाएगा हमारा लाल स्याही, तो बी का 3। सिल्वर आयोडाइड, सिल्वर आयोडाइड होता है कृत्रिम वर्षा से संबंधित उपयोग में लाया जाता है, तो सी का 1। और जिंक फास्फाइड की बात करें तो ये कृंतकनाशी, तो हो गया डी का 4। 2 3 1 4, 2 3 1 4, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 68वां नंबर, सुपोषण यूट्रिफिकेशन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ये हमको बताना है। यह जल में घुलित ऑक्सीजन को कम करता है, बिल्कुल सही। और यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, यह जल निकाय के पोषक तत्व संवर्धन की घटना है, तो ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सही हैं। 68 के बाद आते हैं 69 नंबर प्रश्न पे। 69 नंबर प्रश्न हमारा है, नंबरिंग गलत हो गई, उसको छोड़िए आप। निम्नलिखित में से किस प्राकृतिक पदार्थ में लौह विद्यमान
रहता है, तो ये रहता है मायोग्लोबिन में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समुदायों का पूर्ण क्रम जो क्रमशः एक निश्चित स्थान पर मिलता है वो क्या कहलाता है, ये हमको बताना है, तो वो कहलाता है सीयर। ठीक है, सीयर, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में होता है, तो प्रोटीन का पाचन होता है अमाशय में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मानव आहार में पॉलिश किए हुए चावल के उपयोग से निम्न में से कौन सा रोग होता है, तो वो होता है हमारा बेरी बेरी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि पॉलिश किए हुए चावलों के उपयोग से कौन सा रोग हो जाता है, तो बेरी बेरी। ठीक है, 73वां, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन मनुष्य में रक्त के जमाव के लिए जिम्मेदार है, तो वो हो जाता है विटामिन के। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विटामिन के। अगला प्रश्न है, मानव मस्तिष्क के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। मस्तिष्क हृदय गति को नियंत्रित करने के लिए उत्तरदायी है, बिल्कुल सही है। यह शरीर के संतुलन के लिए उत्तरदायी है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों सही हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ वृक्ष से प्राप्त किया जाता है, तो वृक्ष से कौन सा पदार्थ प्राप्त किया जाता है, तो हींग। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। 76वां नंबर प्रश्न आ जाएंगे तो पॉलिटी से है। भारतीय शस्त्र अधिनियम की बात करें तो ये आया था हमारा 1878 में। ठीक है, तो ऑप्शन ए का हो जाएगा 2, 1878। शाही पद अधिनियम इसकी बात करें तो ये 1876 में, तो बी का 1। भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1861 और भारतीय विवाह विच्छेद अधिनियम 1869, 1869। तो क्या हो गया हमारा 4 और 3, 2143, 2143। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। अगला प्रश्न है 77 नंबर हमारा, संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था संबंधी प्रावधान किए गए हैं, तो ये किए गए हैं भाग 9 में। ठीक है, भाग 9 में। ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 73वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा संविधान के भाग 9 के तहत पंचायतों को संवैधानिक दर्जा जो है वो दिया गया है और इससे जो है पंचायतों को स्वशासन की संस्था स्वीकार किया गया था 73वें संविधान संशोधन से ही। भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो ये जोड़ा गया 1992 में, तृतीय तल। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तृतीय तल का मतलब इसी से संबंधित ये प्रश्न है। दोनों प्रश्न देखिए सेम टॉपिक से उठा लिया उसने, पंचायती राज व्यवस्था से कौन से भाग में प्रावधान किया गया है वो पूछ लिया, और भारतीय संघात्मक व्यवस्था में तृतीय तल कब जोड़ा गया, तो वो भी 1992 में ही जोड़ा गया, 73वें और 74वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा संविधान के अनुच्छेद 3 के तहत संसद के एक कानून द्वारा संभव नहीं है, तो ये हो जाएगा इसका आंसर, नए राज्यों का प्रवेश इससे जो है संभव नहीं है। इसके अलावा नए राज्यों का गठन, राज्यों की सीमाओं में परिवर्तन और राज्य क्षेत्रों में परिवर्तन, ये तीनों उसमें शामिल है, लेकिन नए राज्यों का प्रवेश आर्टिकल 3 में संसद में कोई कानून नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न पे आएंगे 80 नंबर प्रश्न है, निम्न में से कौन से पदाधिकारियों को हटाने में संसद की कोई भूमिका नहीं होती है। ठीक है, तो देखिए संसद की भूमिका उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने में होती है, उच्चतम न्यायालयों के न्यायाधीश को हटाने में भी होती है और कैग को भी हटाने में होती है, लेकिन संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को हटाने की संसद की कोई भूमिका नहीं होती, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, केवल 3। ठीक है, तो केवल 3 इसमें सही है। अगर बात करें तो 317 आर्टिकल के अनुसार लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष या किसी अन्य सदस्य को केवल कदाचार के आधार पर राष्ट्रपति के ऐसे आदेश से उसे पद से हटाया जाएगा। ठीक है, जो उच्चतम न्यायालय को राष्ट्रपति द्वारा निर्देश किए जाने पर उच्च न्यायालय द्वारा आर्टिकल 145 के अधीन इस प्रयोजन के लिए निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार की गई जांच के पश्चात इस संबंध में दिए गए प्रतिवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। ठीक है, जबकि उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को हटाने में संसद की भूमिका होती है। 81 नंबर प्रश्न है, पंचायतों के लिए कराए जाने वाले सभी निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण, निदेशन और नियंत्रण निहित होता है, तो किसमें होता है, तो राज्य निर्वाचन आयोग में। पंचायतों के लिए जो भी कार्यक्रम होता है ये सारा कि जो है उसका संचालन करना है, अधीक्षण करना है, निदेशन करना है। ठीक है, तो ये सारा काम जो है, या चुनाव कराने हैं पंचायत के, नगर पालिका के, नामावलियाँ जारी करनी है, ये सारा काम जो है वो राज्य निर्वाचन आयोग का होता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो अंतर्राज्यीय परिषद 263 में ठीक है, वित्त आयोग 280 में, ये भी ठीक है, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, ये भी ठीक है, और संघ लोक सेवा आयोग 315, तो सारे तो सही सुमेलित हैं, तो ये क्वेश्चन ही गलत हो गया। ठीक है, सभी सही सुमेलित हैं। यहाँ देख लेंगे, अंतर्राज्यीय परिषद 263, वित्त आयोग 280, प्रशासनिक न्यायाधिकरण 323 का, संघ लोक सेवा आयोग 315, तो उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने अंतिम उत्तर कुंजी में मूल्यांकन से बाहर कर दिया। 83 नंबर प्रश्न पे आएंगे, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद केंद्रीय सतर्कता आयोग का वर्णन करता है, तो ये करता है कौन सा आर्टिकल हमारा, ये बताना है हमको। तो 262 नहीं, 280 भी नहीं है, 276 भी नहीं है, और उपर्युक्त में से कोई नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलेंगे 83 के बाद 84 नंबर प्रश्न पे। 84 नंबर हमारा प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 371 के अंतर्गत देश के किस राज्य को विशेष स्थिति प्रदान की गई है, तो ये की गई है हैदराबाद और कर्नाटक को, ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, 371 में जो है हैदराबाद और कर्नाटक क्षेत्र को विशेष स्थिति प्रदान की गई है। अगला प्रश्न है 85 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। तो मूल कर्तव्य भाग 4 का बिल्कुल ठीक है, राज्य भाग 6 बिल्कुल सही है, भारत का महान्यायवादी भाग यहाँ पे 13 दिया हुआ है, भाग 13 नहीं, भाग 5 है। ठीक है, संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तो भाग 14, ये भी सही है, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ सही सुमेलित नहीं है, तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है 86 ने, भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है, तो वो हो जाएगी हमारी प्राक्कलन समिति। ठीक है, प्राक्कलन समिति जो है वो भारत की संसद की सबसे बड़ी समिति है, इसमें कुल कितने 30 सदस्य होते हैं। ठीक है, और इसका कार्यकाल 1 वर्ष का होता है।
अगले प्रश्न पे आएंगे। 87 नंबर प्रश्न में भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद नागरिकता से संबंधित हैं? तो आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक ये नागरिकता से संबंधित हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राज्यों के मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? ठीक है, तो राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद में मंत्रियों की न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो वो हो सकती है 12। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 164 एक का में विधानसभा सदस्यों की संख्या के बारे में उपबंध है। इसके अनुसार किसी राज्य की मंत्रिपरिषद में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की कुल संख्या उस राज्य के विधानसभा सदस्यों की कुल संख्या के 15% से अधिक नहीं होगी। ठीक है, परंतु किसी राज्य के मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की संख्या 12 से कम नहीं होगी, यह भी कहा गया है। ठीक है, तो वही पूछा है न्यूनतम संख्या क्या हो सकती है? तो न्यूनतम संख्या हो सकती है 12। अगला प्रश्न है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने संविधान के आधारभूत ढांचे के सिद्धांत को स्पष्ट किया, तो वो किया था केशवानंद भारती वाद 1973 में। ठीक है, जो केरल राज्य के विरुद्ध था। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? ये हमको बताना है। तो 39 का यानी 39 है सामान्य न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, तो बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 40 में क्या है कि ग्राम पंचायतों का संगठन, बिल्कुल सही। आर्टिकल 44 क्या है? समान नागरिक संहिता, ये भी बिल्कुल सही है। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथककरण, ये 48 में नहीं है। ठीक है, 48 में क्या है? कृषि और पशुपालन से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, यही सही सुमेलित नहीं है। इसके अलावा बाकी सभी जो है सुमेलित है। अगले प्रश्न पे आएंगे। अगला प्रश्न हमारा है 91 नंबर, भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है। तो भारत के महान्यायवादी के संदर्भ में पहला क्या है कि राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्ह हो। ठीक है, तो सही है, राष्ट्रपति किसी ऐसे व्यक्ति की नियुक्ति करेगा जो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए अर्हता रखता हो। और महान्यायवादी इतना पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो संसद अवधारित करे, तो ये गलत है। ठीक है, तो केवल एक सही है हमारा, केवल एक सही है, दूसरा कथन हमारा गलत है। क्योंकि महान्यायवादी देश का सर्वोच्च विधि अधिकारी होता है। आर्टिकल 76(1) के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए आहरित किसी व्यक्ति को भारत का महान्यायवादी नियुक्त करेगा। और बात करें अगर उसकी वेतन की, तो आर्टिकल 76(4) के अनुसार महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करेगा और ऐसा पारिश्रमिक प्राप्त करेगा जो राष्ट्रपति निर्धारित करेगा। ठीक है, तो संसद का उसमें कोई रोल नहीं है, राष्ट्रपति जो तय करेगा उसको वही वेतन मिलेगा। अगला प्रश्न है 92 नंबर का, कथन और कारण। तो कथन क्या कह रहा है कि भारतीय संघात्मक व्यवस्था को अर्धसंघात्मक कहा जाता है। बिल्कुल ठीक है, अर्धसंघात्मक कहा जाता है। भारत में एक स्वतंत्र न्यायपालिका है जिसे न्यायिक पुनरीक्षण का अधिकार है, तो ये भी सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 93 नंबर, निम्नलिखित में से किस पर गतिरोध दूर करने हेतु लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक हो सकती है? तो वो होता है सामान्य विधेयक पर। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 94 नंबर प्रश्न है, अनुच्छेद और प्रावधान हमको बताने हैं। आर्टिकल 61 की बात करें तो आर्टिकल 61 में है हमारा राष्ट्रपति पर महाभियोग। ठीक है, तो ए का हो गया 2। अनुच्छेद 67 खा की बात करें 67 बी, तो उपराष्ट्रपति को हटाना यानी कि बी का 3। और आर्टिकल 94, तो आर्टिकल 94 की बात करेंगे तो स्पीकर को हटाना, और आर्टिकल 90 की बात करेंगे तो राज्यसभा के उपसभापति को हटाना। तो 2341 ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे चलेंगे। भारत की संविधान सभा ने निम्नलिखित में से किस तिथि को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था? तो ये अपनाया था 22 जुलाई 1947 को। ठीक है, 22 जुलाई 1947 को, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 96 नंबर प्रश्न पे चलेंगे। 96 अर्थव्यवस्था से है। निम्नलिखित समितियों में से किसने मात्र पोषक तत्वों के आधार पर गरीबी रेखा का निर्धारण किया था? तो वो किया था अलग समिति ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित सूचकांकों में से कौन सा मानव विकास सूचकांक की गणना में सम्मिलित नहीं किया जाता है? तो देखिए, जीवन प्रत्याशा की जाती है, शिक्षा की जाती है, प्रति व्यक्ति आय की जाती है, सामाजिक असमानता से इसमें शामिल नहीं किया जाता है मानव विकास सूचकांक में। तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया, तो ये किया था ऑस्कर लुईस ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। गरीबी की संस्कृति का विचार प्रस्तुत किया था ऑस्कर लुईस ने। 99 नंबर प्रश्न है, अटल इनोवेशन मिशन, ठीक है, किस विभाग की प्रमुख पहल है? तो ये है नीति आयोग की। ठीक है, अटल इनोवेशन मिशन जिसको कहते हैं वो नीति आयोग की एक प्रमुख पहल है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 100वां नंबर प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा 1919 में ILO के वाशिंगटन सम्मेलन में मजदूरों के प्रतिनिधि के रूप में निम्नलिखित में से किसे भेजा गया था? तो ये भेजा गया था MN जोशी को। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 101वां नंबर प्रश्न है, समन्वित बाल विकास परियोजना के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा सम्मिलित नहीं है? तो इसमें सम्मिलित क्या क्या नहीं है? पूरक पोषण है, टीकाकरण है, पोषण एवं स्वास्थ्य मिशन है, परिवार नियोजन इसमें शामिल नहीं है सम्मिलित बाल विकास परियोजना में। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 102वां नंबर प्रश्न है, करंट से है तो इसको छोड़ेंगे। इसके बाद 103 नंबर प्रश्न आ जाते हैं। भारत में गरीबी के अनुमान हेतु निम्नलिखित में से कौन सी विधियों का प्रयोग किया जा रहा है? ये हमको बताना है। तो देखिए, सिर गणना विधि इसका प्रयोग किया जा रहा है। ठीक है, कैलोरी ग्रहण ये भी किया जा रहा है, पारिवारिक उपभोग व्यय ये इंपॉर्टेंट है, ये भी किया जा रहा है, प्रति व्यक्ति आय ये इसमें शामिल नहीं किया जा रहा है। भारत में गरीबी के अनुमान के लिए इस विधि का प्रयोग नहीं किया जाता है प्रति व्यक्ति आय का। इसके अलावा सिर गणना विधि, कैलोरी और पारिवारिक उपभोग व्यय इन तीनों का उपयोग किया जा रहा है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आयुष्मान भारत योजना के बारे में बताना है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? ठीक है, तो पहला कथन है, इस योजना में प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए का मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया जाएगा। यह आयुष्मान भारत की
योजना के बारे में क्या सत्य है ये बताना है हमको। तो क्या कह रहा है कि यह योजना प्रति व्यक्ति 5 लाख रुपए की मुफ्त स्वास्थ्य बीमा प्रदान करती है। दूसरा क्या है कि इस योजना में होने वाले व्यय में केंद्र और राज्यों की भागीदारी 60/40 होगी। ठीक है, तो दूसरा हमारा सही है, लेकिन पहला स्टेटमेंट हमारा गलत है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सही है। बात करेंगे तो अगर आयुष्मान भारत योजना प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत प्रति परिवार 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज प्रदान किए जाने का प्रावधान है, ना कि प्रति व्यक्ति। ठीक है, अगला प्रश्न है 105वां नंबर, भारत $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था का लक्ष्य कब तक प्राप्त कर लेने का लक्ष्य रखा गया है। ठीक है, तो ये रखा गया है 2025 तक, लेकिन यहाँ ऑप्शन ही नहीं है तो ये क्वेश्चन हटा दिया गया। ठीक है, यहाँ पे आप देख लेंगे कि भारत सरकार की वेबसाइटों पर वर्ष 2024-25 दोनों के संबंधित आंकड़े प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आयोग द्वारा विकल्प बी को सही उत्तर माना गया है। तो बी में क्या है, 2024 है और 2025 भी कहीं कहीं मिलता है। इसलिए अगर आपसे ये रिपीट करता है क्वेश्चन भारत की $5 ट्रिलियन इकोनॉमी की, तो आप 2024 लगाइएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है मानव गरीबी सूचकांक की अवधारणा मानव विकास रिपोर्ट 1997 में प्रस्तुत की गई। ठीक है, लेकिन मानव विकास रिपोर्ट ने इसे बहुआयामी गरीबी सूचकांक द्वारा निम्नलिखित किस वर्ष में प्रतिस्थापित किया। तो ये किया था 2010 में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 107वां नंबर प्रश्न है कथन और कारण है, ये बताना है हमको। तो कथन क्या कह रहा है कि राष्ट्रीय ढांचागत पाइपलाइन सरकार द्वारा वर्ष 2020-30 की अवधि के लिए आरंभ किया गया है। गलत है प्रश्न, मतलब कथन गलत है। कारण क्या कह रहा है कि एनआईपी का उद्देश्य सभी को समान ढांचागत सुविधा प्रदान करना है, तो ये सही है। ठीक है, तो ए गलत है, आर सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात करें अगर तो राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन पर गठित कार्यदल द्वारा अपनी अंतिम रिपोर्ट 29 अप्रैल 2020 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को सौंपी। राष्ट्रीय अवसंरचना पाइपलाइन का उद्देश्य सभी नागरिकों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना तथा देश में विश्व स्तरीय अवसंरचना प्राप्त करना है। कार्यदल द्वारा पेश अंतिम रिपोर्ट वित्त वर्ष 2020 से लेकर 25 तक की है वैसे ये। ठीक है, 2025 तक की अवधि के दौरान इसे देश के अवसंरचना क्षेत्र में कुल निवेश 111 लाख करोड़ रुपए रखने का अनुमान है। तो अवधि क्या हो गई, 2020 से लेकर 30 नहीं, 2020 से लेकर 2025 तक की। अगला प्रश्न है करंट ओरिएंटेड है, इसको छोड़ेंगे, फिर करंट से है। करंट के क्वेश्चन में करने का कोई फायदा नहीं है। ठीक है, योजनाएं देख लेते हैं, ये इंपॉर्टेंट हो जाती है। पीएम जन आरोग्य योजना, पीएम वय वंदन योजना, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना और स्वच्छ भारत अभियान। ठीक, तो पीएम जन आरोग्य योजना 2018, पीएम वय वंदन योजना की बात करेंगे तो 2017, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना तो ये हो जाएगी या तो स्वच्छ भारत अभियान तो 2014। ठीक है, तो यहाँ पर एक क्वेश्चन मिसिंग है, ये 2016 होना चाहिए। पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना ये 2016 होना चाहिए, 15 दिया हुआ है, तो इस हिसाब से हमारा कोई भी आंसर सही नहीं होगा। ठीक है, तो आ जाते हैं यहाँ देख लेते हैं। पीएम जन आरोग्य योजना अभियान जो है वो 2018, वय वंदन योजना 17, पीएम रोजगार प्रोत्साहन योजना 2016 और स्वच्छ भारत अभियान 2014। ठीक है, अब इसने कमीशन ने क्या किया है, इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया। ठीक है, 111वां नंबर प्रश्न है विकास अन्वेषण और मूल्यांकन कार्यालय जो दीर्घकालिक नीति का अन्वेषण करता है निम्नलिखित में से किस कार्यालय के अंतर्गत आता है। तो ये आता है नीति आयोग के अंतर्गत। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 112 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा कथन खुदरा व्यापारियों या दुकानदारों और स्वरोजगार वाले व्यक्तियों के लिए राष्ट्रीय पेंशन योजना के बारे में सही नहीं है, ये हमको बताना है क्या सही नहीं है। तो 18 से 40 वर्ष आयु तक के लोग इसके लिए पात्र होंगे, ये ठीक है। उनका वार्षिक लेन देन यानी कि टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक नहीं होना चाहिए, तो ये भी सही है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र हैं, यही गलत है। इसके अंतर्गत 3,000 रुपये का मासिक पेंशन सुनिश्चित है, तो ये तो है। तो कथन हमारा जो है इसमें सी नंबर और सी ऑप्शन वो हमारा गलत दिया हुआ है। राष्ट्रीय पेंशन योजना के सदस्य इसके पात्र नहीं होंगे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 113 नंबर प्रश्न पे आएंगे निधि कार्यक्रम के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है, ये हमको बताना है। तो निधि कार्यक्रम छात्रों के लिए स्टार्टअप हेतु प्रारंभ किया गया है, तो ये बिल्कुल ठीक है। इसका उद्देश्य 20 छात्रों के स्टार्टअप हेतु प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता करना है, तो ये भी सही है। तो 1 और 2 दोनों सही है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 114 नंबर प्रश्न है केंद्रीय बजट 2021 से है, ये इसको छोड़ते हैं। फिर आ जाते हैं TTCI, ठीक है, यानी कि ट्रैवल एंड टूरिज्म प्रतियोगितात्मक सूचकांक जारी किया जाता है किसके द्वारा, तो ये जारी किया जाता है विश्व आर्थिक मंच के द्वारा, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 116वां नंबर प्रश्न है निम्नलिखित घटनाओं पर विचार करते हुए उनको कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो नाबार्ड की स्थापना हुई 1982 में, ठीक है, 1982। स्वयं सहायता समूह और बैंक लिंकेज कार्यक्रम ये स्टार्ट हुआ 1992-93 में, ठीक है। किसान क्रेडिट कार्ड 98 में और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की स्थापना हुई 1975 में, ठीक है। तो सबसे पहले आ जाएगा 4, फिर 1, फिर 2 और फिर 3, तो 4, 1, 2, 3, ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा। 117 नंबर प्रश्न है कौशल भारत अभियान की शुरुआत प्रधानमंत्री ने जुलाई 2015 में की थी, बिल्कुल ठीक है। सही क्या है यही बताना है हमको। और दूसरा क्या है, इस अभियान का उद्देश्य भारत के युवाओं को सूचना तकनीकी में प्रशिक्षित करना है, तो ये गलत हो जाएगा हमारा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए ही करेक्ट हो जाएगा कि 2015 में इसकी शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है जनसंख्या और नगरीकरण से उत्तर प्रदेश के कानपुर और लखनऊ नगर निगम किस भारतीय जनगणना वर्ष में 10 लाख शहर बने थे, ये हमको बताना है। तो ये 1971 से लेकर 1981 के बीच, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 119वां नंबर प्रजनन के प्रतिस्थापन स्तर तक पहुंचने के लिए जनसंख्या की प्रजनन दर क्या होनी चाहिए, ये पूछा हुआ है। तो ये होनी चाहिए 2.1, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है 120वां राज्य विशेष से है उत्तर प्रदेश के कुल ऐसे शहर जो स्मार्ट सिटी योजना से आच्छादित किए गए हैं, तो 10 ऐसे शहर हैं, ठीक है। करंट से क्वेश्चन आ गया।
अब देखिए 2020 में इसने 2018 का जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें 2018 में फ्रांस के सहयोग से एक वृहद और ऊर्जा संयंत्र को स्थापित किया जा रहा है? तो मिर्जापुर में किया गया था उस समय, ठीक है। इसके अलावा करंट ओरिएंटेड, ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश का बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ है? तो ये है लखनऊ में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा ये करंट स्टार्ट हो जाता है, इसको हम छोड़ते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ये सारा करंट अफेयर्स है। आप इस चैनल के साथ बने रहिए, आपको पूरा जो है प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व कराए जाएंगे बारी बारी से। इसके अलावा जो है उत्तर प्रदेश स्पेशल, उत्तर प्रदेश ट्रेडिशनल सारा कवर कराया जाएगा, ठीक है। विविध देख लेते हैं। विविध में अगर बात करें तो जजमानी व्यवस्था कहाँ देखी जाती है? तो अपने उत्तर भारत में जजमानी व्यवस्था होती है, ठीक है। 12 बलूट, अगर इसकी बात करें तो 12 बलूट हमारा महाराष्ट्र से संबंधित है, तो बी का 3 में। उसके बाद आ जाएंगे मिरासी। मिरासी, तो मिरासी किससे संबंधित है? ये तमिलनाडु से संबंधित है। अडाडे की बात करें तो ये हो गया कर्नाटक। तो 1 3 2 4, 1 3 और सॉरी 4 2, तो ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। मिसलेनियस में ऐसे ही प्रश्न डाल देता है वो, ठीक है। फिर आ जाते हैं, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोविड-19 अवधि में पहली बार ई लोक अदालत प्रारंभ हुई? तो ये हुई थी छत्तीसगढ़ में। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में मिट्टी बचाओ आंदोलन कहाँ से प्रारंभ हुआ? तो ये हुआ था होशंगाबाद मध्य प्रदेश से, मिट्टी बचाओ आंदोलन, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 48वां की बात करें, राष्ट्रीय महिला आयोग के अध्यक्षों पर विचार करना है, ठीक है। तो ये महिला अध्यक्ष दी हुई हैं, बताना है कि इनको कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है, कालक्रम के अनुसार, ठीक है। तो यहाँ से हम देख लेते हैं डिस्क्रिप्शन से। तो जयंती पटनायक जो है ये 1992 में, ममता शर्मा 2011 में, गिरजा व्यास 2005 में और पूर्णिमा आडवाणी ये हुई 2002 में, ठीक है। हौसला कार्यक्रम 2018 का है, इसको छोड़ते हैं, करंट से रिलेटेड हो जाएगा। लॉकडाउन के बारे में, ये अच्छा क्वेश्चन था उस वर्ष का, देख लेते हैं। लॉकडाउन के दौरान भारत सरकार के द्वारा प्रयुक्त असाधारण शक्तियों के विधि का आधार निम्नलिखित में से किन कानूनों से प्राप्त हुए? तो देखिए, मेंटल हेल्थ केयर 2017 नहीं, डिजास्टर मैनेजमेंट 2005 ये था, शत्रु संपत्ति या एनिमी प्रॉपर्टी एक्ट 1968 इसका कोई लेना देना नहीं है, एपिडेमिक डिजीज एक्ट 1997 तो ये है। तो 2 और 4, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। केवल 2 और 4 ही इसमें शामिल हैं, इसके अलावा बाकी नहीं, ठीक है। तो ये रहा आज का पेपर। मिलते हैं अगले किसी और नए पेपर के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।